So hi everyone, this is Vikas Gupta and I welcome you all to my channel Morning Batch। जो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, वो है क्लास 12th का इंटीग्रेशन टॉपिक। बहुत सारे मेथड्स हैं, क्लियर। जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो मैं स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक्स हैं कवर करूंगा विद एग्जांपल्स, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में भी। तो आप इस पर बने रहिएगा। इसमें जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, टू स्टडी, वो है बेसिक्स। बेसिक्स मतलब आपका इंट्रोडक्शन। और दूसरा स्टूडेंट्स, आपका जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए, कुछ जो बच्चे हैं वो इसमें भागते हैं कि बेसिक्स क्यों पढ़ना है, इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ना है। सीधे वो सोचते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस क्वेश्चन आया आप उसको सॉल्व कर दीजिए। ऐसा नहीं है। आप जब तक इसके बेसिक्स को नहीं समझोगे तो आप इसको अप्लाई कहाँ करोगे। क्लियर। तो आपको ये मैं 11th के जो वीडियोस बनाऊंगा फिजिक्स पे या 12th के, तो उसमें आप देखोगे कि वहाँ पर इंटीग्रेशन का बहुत यूज़ है। तो आपका ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ बच्चों फिजिक्स में होता है। इस बात से आप एग्री करते होगे। फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन होते हैं वो आपकी इंटीग्रेशन पे ही होते हैं। आप डिफरेंशिएट करते हो या कुछ वैल्यू पुट करते हो और इसको इंटीग्रेट करते हो, क्योंकि कोई चीज़ वेरी करती है। तो हम लोग आज इसको पहले बेसिक समझेंगे। इंटीग्रेशन है क्या, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्या नीड थी इसकी, या क्या मैथमेटिक्स में ज़रूरत पड़ी या फिजिक्स में ज़रूरत पड़ी। और फिर आप एकदम टेंशन मत लेना, मैं सारे टॉपिक्स को, सारे मेथड्स को एग्जाम्पल और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम से इसको आपको अवगत कराऊंगा। आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। बेसिक में ये आप समझिए कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जो कि है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप बेसिक्स अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस पर और वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए। तो आप अभी के लिए समझिए बच्चों कि इंटीग्रेशन होता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन आप जानते हो कि जैसे छोटे छोटे भाग में तोड़ना। तो इसका हम लोग मैथमेटिकल मीनिंग समझेंगे, या कि डिफरेंशिएशन जो होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, इसको हाईलाइट कर देता हूं। इसका यूज क्या था, मैं इसको रिवाइंड कर देता हूं। एक डिफरेंशिएशन का यूज क्या था। देखिए, डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करते हैं टू डिफाइन टेंजेंट्स। ओके, टू डिफाइन टेंजेंट टू द ग्राफ। ठीक है, कोई ग्राफ है तो उसमें हम लोग टेंजेंट डिफाइन करते हैं। डिफाइन टेंजेंट टू द ग्राफ टू फाइंड क्या, हम लोग क्या पता करते हैं किसी ग्राफ का? स्लोप। ठीक है, याद होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्राफ है आपका, एक्स वाई ये ग्राफ है। क्लियर। और इसमें मान लीजिए कि कोई कर्व है, ये एफ एक्स है, मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इस पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं, क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या कहलाता था स्टूडेंट्स? ये कहलाता था स्लोप। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में तो हम लोग ये यूज करते हैं। अब बात आई, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन का क्या यूज है। क्लियर। तो इंटीग्रेशन जो होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्यों यूज होता है? इंटीग्रेशन का यूज क्या है? ये होता है
to find the to calculate the area of the region bounded by the graph, area of the region bounded by the graph। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सपोज कर लो ये आपका एक्स वाई ग्राफ है, क्लियर, और इसमें ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, तो इसके एनक्लोज्ड में, एनक्लोज्ड मतलब यहां से आप स्टार्ट कीजिए और यहां तक जाइए, क्लियर, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। तो जो एरिया एनक्लोज्ड है, ये जो आपका एरिया एनक्लोज्ड है, ये पूरा, इस एरिया एनक्लोज्ड को निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। आपको मोटिव तो मालूम होना चाहिए ना, क्यों मोटिव, आप ऐसे थोड़ी क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे आप मैथ्स में तो मान लीजिए क्वेश्चन लगा लीजिए, बट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स and its word problem and numericals, then you will feel the importance of this कि इंटीग्रेशन का क्या यूज है, क्योंकि वहां पर आप डेरिवेशन करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हुआ, मान लीजिए फील्ड निकालना हुआ। मैं अब चूंकि मैथ का है मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जब फिजिक्स के लाऊंगा वहां बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वहां पोटेंशियल निकालना हुआ, क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हुआ, या आप मान लीजिए कैपेसिटर के क्वेश्चन कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ, तो वहां बच्चों ये सब बहुत यूज होता है, क्लियर। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्या ये आपका है एरिया बाउंडेड, हम लोग निकालने के लिए इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एरिया निकालना तो बहुत आसान है, ओके आई एग्री, बहुत आसान है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक ग्राफ है y इक्वल टू mx टाइप का, क्लियर, y इक्वल टू mx एक ग्राफ है। मान लीजिए फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम में ही मैं समझाता हूं आपको। ये आपका ग्राफ हो गया, सपोज कर लीजिए कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए ऐसे वेरी कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत इजी है एरिया निकालना, के आई एग्री। ये क्या होता है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हाफ बेस इनटू हाइट, ओके, बहुत अच्छी बात है, ये तो आप निकाल लोगे, हाफ बेस इनटू हाइट, क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हेन द प्रॉब्लम अराइजेस, प्रॉब्लम जब अराइज करती है बच्चों, जब कि हमारे पास कोई प्रॉपर ज्योमेट्री ना हो, नो प्रॉपर ज्योमेट्री, क्लियर, कोई ज्योमेट्री नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं अगर कहूं कि आप इसका एरिया निकाल के बताओ मुझे, ये y है, ये x है, और एक ग्राफ है मेरे पास, आप इसका एरिया निकाल के दिखाओ, फंक्शन ऑफ x, बताइए आप निकाल सकते हो ये एरिया आपका, ये एरिया आप निकाल सकते हो? ये एरिया आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं है, कोई आपके पास पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात प्रॉब्लम की, क्लियर। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? तो इसका सोल्यूशन ये है कि इंटीग्रेशन। व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही एक ऐसा कंसेप्ट है, प्रोसीजर है, मेथड है, जिससे कि आप इसका एरिया निकाल सकते हो, क्लियर। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टेक्निक क्या है। ठीक है सर, आपने बता दिया, प्रॉब्लम बता दिया कि ये प्रॉब्लम आती है, क्लियर, उसके बाद आपने सोल्यूशन बता दिया, लेकिन टेक्निक क्या है सर? तो विल कम टू द टेक्निक, विल कम टू द टेक्निक कि वाकई आप इसको कैसे करते हो, ठीक है। तो टेक्निक की बात करें अगर हम, तो चलिए हम लोग एक ग्राफ को समझते हैं। आप परेशान मत होना, मैं सारे मेथड्स बताऊंगा, सारे अच्छे एग्जांपल्स बताऊंगा, क्लियर। ये देखिए, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट x1 है
और ये एंडिंग पॉइंट आपका x2 है। क्लियर? अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंसेप्ट होता है डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट dx। डिफरेंशियल एलिमेंट जो होता है, इसको आप कह सकते हो कि ये इनफाइनाइटेसिमल चेंज। अब भाई ये क्या वर्ड हुआ इनफाइनाइटेसिमल? मतलब कि बहुत ही छोटा सा चेंज। बहुत ही छोटा सा चेंज आप कैसे समझोगे रियल वर्ल्ड में? रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप बताइए। बहुत जगह बता देता है कि dx आपका बहुत छोटा चेंज है। इसका मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ, क्योंकि देखो बच्चों ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, dx हुआ, इंटीग्रेंड हुआ, ये सब आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आप इंटीग्रेशन लगा भी लोगे तो एक फील नहीं आएगी कि वाकई हम लोग इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए dx मान लीजिए कि एक dl हम समझते हैं, या dx समझिए, ये क्या है, जैसे स्मॉल चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज, किसी भी चीज का चेंज हो सकता है। तो सपोज कर लीजिए कि ये डिस्टेंस एक है, ये अराउंड सपोज कर लीजिए 10 टू द पावर 7 किलोमीटर से। 10 टू द पावर एक रिलेटिव टर्म है, मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता रहा हूँ कि 10 टू द पावर 7 किलोमीटर है, और आप यहाँ से पॉइंट ए से चलना चालू करते हो, पॉइंट ए, और यहाँ पर आप आ जाते हो पॉइंट बी, और ये डिस्टेंस है केवल 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका 10 टू द पावर 7 के टर्म्स में, मान लीजिए अगर ये लेंथ L है, तो 10 टू पावर 7 किलोमीटर के टर्म में जो ये 1 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, ये 1 किलोमीटर ये आपका हो जाएगा dl। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा? dl, स्मॉल चेंज। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इतना छोटा कि आप जितना सोच सकते हो उससे भी छोटा। आप सोच लो कितना छोटा, सोच लिया, उससे भी छोटा। ये होता है स्मॉल चेंज का मतलब। क्लियर? जैसे अगर चींटी है कोई, मान लीजिए रास्ता 1 मीटर का है, तो उसके लिए 0.001 मिलीमीटर ये आपका dl हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका l हो जाएगा, मतलब रिलेटिव टर्म है। क्लियर? होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि वाकई क्या टेक्निक है। क्लियर? इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए, इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं। आपका ये स्टूडेंट्स एक्स वाई ग्राफ है, और ये आपका एक ग्राफ है। ठीक है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए x1 है, और ये एंडिंग पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये x2 है। अब आपको इसके अंदर का एरिया निकालना है। ठीक है, उसको हम लोग टेक्निक समझेंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ है, इस पे हम लोग x जाके, ये x है ना आपका, x एक्सिस है ये वाला, इस पे हम लोग x जाके एक छोटा एलिमेंट ले लेंगे dx। ठीक है, ये छोटा एलिमेंट ले लिया dx, और क्लियर, ये ले लिया dx। तो यहां पर कोई ना कोई वैल्यू होगी y की, y1 मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो आप ये चीज छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए किसी चीज का एरिया दिया है और वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, जैसे ये रेक्टेंगल है, तो या तो आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लीजिए, या तो आप क्या कीजिए, इस ट्राइंगल का इंडिविजुअल, जो आपका ए ट्राइंगल है और बी ट्राइंगल है, तो ए का ट्राइंगल का और बी का ट्राइंगल का इंडिविजुअली आप एरिया कैलकुलेट कीजिए, वो आपको एरिया दे देगा क्या, रेक्टेंगल का। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं इस टेक्निक में, एक छोटा एलिमेंट लेते हैं dx। ठीक है, अब इस dx को मैं जूम आउट कर दे रहा हूं और यहां बता दे रहा हूं क्या ये dx लग रहा है। ये dx आपका ये हो गया, ये y हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बताइए क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं लग रहा है? बहुत ही छोटा एलिमेंट है ये, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, y dx। क्यों? y आपका लेंथ हो गया, ब्रेथ आपका dx हो गया, तो ये आपका y dx है। और सपोज करिए इसका आप निकाल रहे हो तो ये y1 dx है। इसी तरह यहां भी एक एरिया आप एक एलिमेंट ले सकते हो,
ठीक है। वहां पर जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आप ले लिया, फिर से dx ले लिया, तो यहाँ पर तो y चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, y2 dx। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, dx dx dx, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, सब करते 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 पूरा ग्राफ कवर हो जाएगा। तो आप देखोगे कि बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे इस तरीके से, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, ऐसे ऐसे करते करते इन्फिनाइट मिलेंगे yn dx मान लीजिए फॉर एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप इसका ये पूरा निकाल लेते हो तो यही तो होगा, क्या होगा ये, यही तो होगा पूरा एरिया। ये बात समझ में आई, एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड यही तो होगा। देखिए एक ट्राइंगल स्ट्रिप का, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाला, दूसरे का निकाला, इसी तरह करते 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 ये पूरा जो एरिया आपका यहां से लेके ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं ए बी, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरा एरिया देखिए यहां से लेके यहां तक ये पूरा एरिया एनक्लोज निकल जाएगा। क्लियर? तो इसी सब को, पूरे को, टर्म्स को जब आप जोड़ोगे तो वो हम लोग उस पूरे टेक्निक को, मतलब हम लोग जब यूज करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए या ऐड करने के लिए सारे एरिया को, तो वो चीज आप क्यूमुलेटिव इस तरीके से लिख सकते हैं, वो है y dx। ठीक है, और यही आपको दे देगा एरिया एनक्लोज्ड। क्लियर बच्चों, एरिया एनक्लोज्ड। ठीक है, y चूंकि फंक्शन ऑफ fx है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं fx dx। क्लियर, fx dx आपका भी क्या हो जाएगा, ये एरिया एनक्लोज दे देगा। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था जो कि बताता है कि क्यों इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपके कंसेप्ट पे। क्लियर, इसको मैं रब कर देता हूं कि नोटेशन को, ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका वाकई में मतलब क्या हुआ, कि अगर हम ऐसे लिखते हैं fx dx तो इसको हम पढ़ते क्या हैं, तो ये कहलाता है इंटीग्रल ऑफ f, ये है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जहां पर ये जो fx होता है बच्चों, ये कहलाता है हमारा इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड। क्लियर? इसके बाद ये आप जब आप ये समझ गए तो ये होता है कि अब सर इसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूलाज तो बहुत है बच्चों, हर टॉपिक पे फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह भी है, तो वो मैं चैप्टर वाइज अपने आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा। फिलहाल जो बेसिक फॉर्मूला है वो उससे लेके मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो है आपका इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, अब देखिए ये x है, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, m भी ले सकते हो। क्लियर? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ आपको, मैं क्यूरियोसिटी होगा कि सर ये c क्या है। पहले मैं एक कंडीशन लिख दूं, n इज नॉट इक्वल टू -1। अब इस स्टैंडर्ड तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों डिफाइन किया हूँ, क्योंकि अगर n -1 यहाँ पुट कर देते हो, ये डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड होगी। इसीलिए मैंने ये चेक लगा दिया, n इज नॉट इक्वल टू -1। क्लियर? जो भी आप लिख रहे हो उसको समझ में आना चाहिए क्यों लिख रहे हो। अब देखो ये जो c है वो कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड फॉर्मूला, कि अगर छोटे छोटे dx एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा x। क्लियर? आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने बताया था फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कि ये मान लीजिए dx हुआ और ये x हो गया।
ठीक है, आप इसको फिजिकली समझिए कि ये छोटे 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 सारे dx को आप जोड़ते जाइए तो बन जाएगा x। वही चीज़ देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि आप सारे dx को जोड़ते जाइए, आपका वो x बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उस तरह फिर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन है आपका cos x का, cos x dx, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sin x प्लस c। ठीक है, याद होगा आपको sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, तो उल्टा आप चलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। क्लियर। उसके बाद मान लीजिए ये है e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर x। ये चलिए दोनों में मिलता जुलता है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ई एक्स उसमें भी होता है डिफ्रेंशिएशन, इसमें भी ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका dx 1/x। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा ये फॉर्मूला, तो इसको मैं लिख देता हूँ log ऑफ mod x प्लस सी। अब ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत जगह ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले वीडियोस में, आने वाले एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में। ये जितने भी हैं आपका देखिए cos x का sin x होगा, sec स्क्वायर x का tan x होगा। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक दो प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग समझेंगे, वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ठीक है, वो प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टी जो है वो है आपका, जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंटीग्रेशन लिखते हैं इस तरीके से कि अगर मान लीजिए कि ये है fx प्लस gx। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, मैं क्या करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो देखिए आप इसको ऐसे समझोगे, ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो रहा है fx पे और gx पे, मतलब आप fx और gx जोड़ रहे हो फिर उस पर इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। क्लियर, क्लियर बच्चों, fx। अब देखिए इसमें बहुत एक जो बच्चे याद कर लेते हैं, कंफ्यूजन होता है या मिसकंसेप्ट, ये बच्चे सोचते हैं dx में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप देखिए ये क्या है, ये ऐसा कभी नहीं है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बता रहा है कि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं fx dx के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो कभी आप ये मत सोचिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए कि आप लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और k एक कांस्टेंट है, k क्या है, एक कांस्टेंट है। तो आप कुछ नहीं करना है, आप इसको k को बाहर निकाल सकते हैं और अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला है आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो बहुत एग्जाम्पल अपने आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यूज होता है। क्लियर, तो आइए हम लोग इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो आपका मेथड जो आप बहुत वेट कर रहे होंगे बहुत देर से, वो है पहला मेथड आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये बेसिक्स भी आना जरूरी था जो पहले मैंने बताया था, ताकि आप स्टैंड ऑफ ले सको, कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, कोई आपसे पूछ ले कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, यूज क्या, आप उसको पूरा समझा सको कि देखो भाई रियल वर्ल्ड में ये एग्जांपल है, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग इसको फिजिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट चलेगा। तो हम लोग इसको समझते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए
जैसा कि सब्स्टिट्यूशन वर्ड से क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करना, किसी चीज की जगह पे कोई चीज रख देना, ठीक है। तो वो आप कब करते हो, जब आपका कोई भी चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, मतलब आप कुछ याद किए हो और उस फॉर्म में ना हो, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए कि आप हमेशा से इस फॉर्मूले को, फॉर एग्जांपल कि आप इसको याद किए हो ना, cos x dx क्या होता है, sin x प्लस सी, हमेशा याद किए हो। दिक्कत तब आ जाती है जब आप कुछ इस तरीके से पा जाओ, मान लीजिए √x dx, तो उसमें क्या होता है, आप सब्स्टिट्यूट करते हो। सब्स्टिट्यूट क्या करते हो, जो प्रॉब्लम क्रिएट करा उसी को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल समझेंगे बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, sin 4x, ठीक है, ये हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में। तो जो हम लोग जानते हैं बच्चों कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस cos x। क्लियर। लेकिन अब यहां पर हो गया sin of 4x, तो आपको ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई इसको मैं जानता था, इसको मैं कैसे करूं। तो जो प्रॉब्लम है उसी को आप सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन को कन्वर्ट करने का क्या मतलब कि उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्लियर। तो आपके लिए जो एलिमेंट है वो प्रॉब्लम कर रहा था वो ये है, ठीक है। तो इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 4x को हम लोग क्या लिख देते हैं, t, ठीक है। कोई दूसरा वेरिएबल मैं लिख लिया, उसको फिर रीराइट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद ये स्टेप हो गया। इसके बाद आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लिखने पे भी बहुत काउंट करता है बोर्ड में नंबर, आप इसको स्टेप वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एग्जामिनर को आप ऐसे समझाइए कि वो एग्जामिनर आपको ये पढ़ पढ़ के बता दे कि हाँ ये बच्चा ये कर रहा है। क्लियर। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तब ये क्लियर होगा कि हाँ ये कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर के लिए, नंबर उठाने के लिए। तो इस वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। क्लियर। 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dt/dx, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट मालूम है, ये फॉर्मूला मालूम है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं भी क्लियर होगा तो मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। तो इसको हम लोग रीराइट कर लेते हैं। तो dx क्या हो जाएगा, dt/4, dx क्या हो जाएगा, dt/4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग रीराइट कर लेते हैं, रीराइट। देखिए रीराइट किसको करेंगे, जो आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ था। तो इंटीग्रेशन साइन 4x आपने क्या माना था, t, तो 4x की जगह आप लिख लीजिए t, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या था, dx था, यहां पर dx था ना, तो सब कुछ आपको t के टर्म्स में लिखना है। तो आप क्या करोगे, dx की वैल्यू यहां से उठाओगे, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/4, ठीक, dt/4। उसको मैं साफ साफ लिख देता हूं, dt/4, ठीक है। अब तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, दिख रहा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। एक छोटी सी प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, अभी मैंने बताया था k बाहर हो जाएगा। देखिए इसमें k की वैल्यू क्या है, 1/4, तो 1/4 आपका बाहर हो जाएगा, और आपका ये सिंपली हो जाएगा sin t dt। तो ये हो जाएगा 1/4, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस cos t प्लस c। मैं जोर दे के बोल रहा हूं बच्चों, ये c आप जरूर लिखोगे एग्जाम में, इनडेफिनिट के केस में। नहीं तो अगर कोई स्टेप बाय स्टेप देगा तो ये इस पे आपका नंबर काट लेगा, सी जरूर लिखना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहीं पर आंसर लिख के चले जाते हैं, गलत। आपका एक्स में पूछा था, आपने आंसर टी में दिया है, नहीं एक स्टेप और बढ़ जाइए, ये हो जाएगा -1/4, ठीक है। कॉस टी को क्या माना था, 4x माना था, तो ये हो जाएगा 4x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ।
ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बस आपने सब्स्टिट्यूट किया, रीराइट किया, सब्स्टिट्यूट किया, रीराइट किया और उसके बाद इसको सॉल्व किया जस्ट फॉर्मूला लगा के। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहां पर हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 1 जो ये क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन आपको ये दिख रहा है 2x। क्लियर? तो इसमें यही टेक्निक है, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को पुट कर देते हैं, जो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है। यहाँ साइन एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, अब आपको ये दिक्कत कर रहा है तो आप इसी को टी पुट कर दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। क्लियर? अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 1 का 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, dt बाई डी एक्स। इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, 2x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, रीराइट करेंगे स्टूडेंट्स, रीराइट करेंगे। ठीक है, रीराइट करते हैं। देखिए 2x और dx ये चीज क्यूमुलेटिव आपको dt मिल रहा है। देखिए ये 2x और ये dx, ये इस क्यूमुलेटिव को आप क्या लिख लीजिए, dt यहां से। और साइन को आप लिख लीजिए, एकदम मैपिंग करते जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या माना था, t। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन अब ये हो गया बच्चों, फाइनली साइन t dt। क्लियर? साइन t dt। तो अब तो आप जानते हो, सॉरी ये साइन t dt, तो अब तो आप जानते हो फॉर्मूला, इसको आप फॉर्मूले में रख दो, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी में आप रखे हो ना, टी में प्लस कांस्टेंट ऑफ इरिगेशन। बस उसके बाद आप उसको x के टर्म्स में लिख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ x। ये हो जाएगा माइनस कॉस टी को आपने क्या माना था, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट लगा दीजिएगा आप, प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी। ठीक है, क्लियर? इतना इजी था ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स और वर्ड क्वेश्चंस लाएंगे, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस लाएंगे, जिससे आपको ये बहुत क्लियर हो जाए। और बहुत कोशिश करूंगा मैं कि सब्स्टिट्यूशन के बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आपको बता सकूं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर।